कल हमने ये पढ़ा था कि आपके यहाँ उदारवादी क्या है, उग्रवादी दल वो क्या था, क्या उनके उद्देश्य थे। उसी के बाद हमने एक बात और पढ़ी थी कि आपके यहाँ उदारवादी उग्रवादियों का जब एक काल चला, ये जो एक दौर आया था, एक जो समय आया था, इस दौर में इस समय में क्या हुआ था विशेष। तो इस दौर में इस समय की विशेष की बात करते हैं तो आपके यहाँ हमने कल देखा था बंगाल विभाजन। कल हमने एक पॉइंट देखा था बंगाल विभाजन। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि ये जब पॉइंट बंगाल विभाजन हुआ था ना, तब इस बंगाल विभाजन से ये सामने आया था कि एक नरमवद और एक नरम दल और एक गरम दल है। मतलब इसके विचारधाराओं में हुआ क्या, जब ये बंगाल विभाजन हुआ था, ठीक है, जैसे बंगाल विभाजन की आपके यहाँ सबसे पहले घोषणा हुई है, ठीक है, सबसे पहले बंगाल विभाजन की क्या हुई थी, घोषणा हुई थी। जब जुलाई में इसकी घोषणा हुई थी 1905 में, 1905 में जुलाई में जब इसकी घोषणा हुई थी, तब आपके यहाँ कांग्रेस के दो दल थे। कांग्रेस में, हालांकि कांग्रेस अपने आप में एक दल ही है, एक संस्था है, इस कांग्रेस में दो विचारधाराएं पनप रही थी। देखो, जब तक चीजें सामने नहीं आती उभरकर तब तक पता नहीं चलता। दो विचारधाराएं बन रही थी, कुछ लोग जो हैं वो नरमपंथी थे और कुछ क्या थे, गरमपंथी थे। जो नरम लोग थे उन्होंने इस बंगाल विभाजन के लिए ये कहा था कि हम सरकार से बात करेंगे, ठीक है, हम सरकार से बात करेंगे, उनसे मांग करेंगे कि बंगाल का विभाजन रोक दिया जाए, बंगाल का विभाजन न किया जाए। वही जो गरम थे उन्होंने कहा नहीं जी, हम तो ऐसा कुछ नहीं करेंगे, हम किसी सरकार के आगे भीख नहीं मांगेंगे, हम तो इसका पूरा का पूरा विरोध करेंगे। और विरोध के चलते इन्हें स्वदेशी आंदोलन, इन्होंने क्या किया बच्चों, इन्होंने स्वदेशी आंदोलन जो है वो 7 अगस्त 1905 कलकत्ता के टाउन हॉल से इस आंदोलन को शुरू कर दिया, ठीक है, इस आंदोलन को शुरू कर दिया। और स्वदेशी आंदोलन में अपने देश का सामान जो है उसका उपयोग किया जाए और विदेशी जो सामान है, ठीक है, उसका क्या किया जाए, बहिष्कार किया जाए। अब देखो, बात ये चलती है ये आंदोलन हो रहा है, परंतु बात तब इंपॉर्टेंट आती है जब ये आंदोलन कर रहे हैं, हम इसका पूरा विरोध कर रहे हैं कि बंगाल विभाजन नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। देखा, जुलाई में आपके यहाँ घोषणा हुई है, अगस्त में आपने आंदोलन शुरू कर दिया, परंतु आपके आंदोलन से कोई फर्क नहीं पड़ा और आपके अक्टूबर 1905 में बंगाल का विभाजन प्रभावी हो गया, बंगाल विभाजित हो गया, बंगाल विभाजित हो गया, बंगाल की घोषणा जो है वो लागू हो गई। मतलब आपके इस विद्रोह के द्वारा बंगाल का विभाजन जो है वो आप लोग रोक नहीं पाए हैं। अब बात को गौर से सुनना, कल हमने यहां तक पढ़ा था, ठीक है, इसी बात को आगे समझो। अब होता क्या है, आपके यहाँ कांग्रेस के अधिवेशन होते हैं, लगभग दिसंबर में होते हैं। कांग्रेस के जो अधिवेशन होते हैं वो क्या होते हैं, लगभग दिसंबर में होते हैं। तो कांग्रेस के अधिवेशन की बात करते हैं तो देखना, गौर से सुनना क्या हुआ। कांग्रेस अधिवेशन की बात करें तो आपके यहाँ 1905 में कांग्रेस का जो अधिवेशन होता है वो कहाँ होगा, मैंने याद करवाया था, 5 मतलब 5 रुपए का बनारस का पान लिया था और बनारस में भगवान बसते हैं। तो आपने क्या किया था, गोपाल कृष्ण गोखले इसके क्या बने हैं, अध्यक्ष बने हैं। अब गोपाल कृष्ण गोखले जो हैं वो किससे बिलोंग करते हैं, नरमपंथी दल से बिलोंग करते हैं। ये नरम उदार व्यक्तियों में से आते हैं, ये उदारवादी हैं। तो बात को सुनना, 1905 में कांग्रेस की अध्यक्षता मतलब हुआ कहां, बनारस में हुआ और इसकी अध्यक्षता किसने करी है, कृष्ण आपके गोपाल कृष्ण गोखले ने। बिल्कुल इस अधिवेशन की अगर हम बात करें तो इसमें आपके भंग का विरोध किया गया। मतलब विरोध, इसका मतलब यह है बंगाल विभाजन का विरोध किया गया एक तरह से, ठीक है, बंगाल का जो विभाजन हुआ है, ठीक है, बंगाल को जो आपने भंग कर दिया है उसका विरोध किया है। प्लस इन्होंने इस अधिवेशन में स्वदेशी शब्द का प्रयोग किया। किसका शब्द का प्रयोग किया, स्वदेशी शब्द का। देखो, मैंने आपको आगे पढ़ाए हैं तीनों चीजें कि स्वराज, स्वदेशी, पूर्ण स्वराज, ऐसे करके आपके कई जो शब्द हैं वो प्रयोग में लिए गए। अब देखो, स्वदेशी शब्द जो है वो 1905 में बनारस के अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने की, वहां उन्होंने बंगाल के विभाजन का विरोध जताया उस अधिवेशन में और स्वदेशी शब्द की व्याख्या की, उन्होंने स्वदेशी शब्द दिया। परंतु एक सबसे बड़ी बात क्या थी बच्चों, सबसे बड़ी बात थी ये जो स्वदेशी शब्द था ये अस्पष्ट था। क्या था बच्चों, अस्पष्ट था।
बहुत सारे लोग जो है वो इसका मतलब नहीं समझ पाए। सब लोगों ने जब मतलब समझ में नहीं आता ना, तो हर कोई व्यक्ति जो है वो अपने हिसाब से कोई ना कोई नया मतलब निकाल लेता है। तो चलो ये बात यहां तक क्लियर होनी चाहिए। ये अधिवेशन हुआ और अधिवेशन होने के बाद में ये शब्द दिया गया, यहां तक चीजें फिर भी कंट्रोल में थी। यहां क्या थी, बात जो है वो फिर भी कंट्रोल में थी। बात बिगड़ी थी कब, 1906 में। 1906 में क्या होता है, देखो नरम और गरम जो दल है उनके विचारधाराएं बिल्कुल अलग अलग है। अब जो है इतने समय तक जो उदारवादी है उनका दौर चल रहा है। अब उग्रवादी जो चाहते हैं, जो गरम दल है नेता, वो चाहते हैं हम अध्यक्ष बने। बात को गौर से सुनना, 1906 में नरम दल और गरम दल के अंदर अब अध्यक्षता की होड़ हो गई। बात को गौर से सुनना कि अध्यक्ष कौन बनेगा, ठीक है। अब इतने समय बात को गौर से सुनना, इससे पहले तो कोई होड़ नहीं थी, कोई लड़ाई नहीं थी, क्योंकि विचारधाराएं खुलकर सामने नहीं आई, पर्दे में थी इतने समय तक। पर जैसे बंगाल का विभाजन हुआ तो कोई तो कहता है बंगाल विभाजन से मुस्लिम लीग बना। मैं कहती हूं बंगाल विभाजन के बाद में नरम, गरम और मुस्लिम लीग, हमारे जो भारत है, हमारी जो कांग्रेस है, वो 3 हिस्सों में बढ़ गई, गरम दल, नरम दल और मुस्लिम लीग। बंगाल विभाजन ने क्या किया, नरम दल और गरम दल की जो विचारधाराएं जो इतने दिन पर्दे में थी उसे खुलकर सामने ले आई वो लोगों के सामने, ठीक है। और अंग्रेजों को, बाकी सबको पता चला कि भाई कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो गरम मिजाज के, मतलब जो आंदोलन करके इन सब चीजों के बारे में बताते हैं। वहीं अगर हम बात करें नरम दल की, तो ये जो है ये शांतिपूर्वक मांग करते हैं, ठीक है। इन्होंने कहा, गरम दल ने कहा नरम दल भीख मांगती है, और गरम दल ने कहा कि जो नरम दल ने कहा ये जो दल है गरम, ये जो है ये हिंसक प्रवृत्ति अपनाता है, इसका परिणाम जो है वो अच्छा नहीं होगा, ठीक है। तो ये दोनों जो है अब लड़ते हैं। ये कह रहे हैं मेरा अध्यक्ष बनेगा, ये कहते हैं हमारा अध्यक्ष बनेगा। अब जब अध्यक्ष बनाने की बात आती है तब ध्यान से सुनना, जो नरम दल है उनसे व्यक्ति का नाम आता है रास बिहारी का, ठीक है। किसको बनाना है, रास बिहारी घोष को बनाना है, रास बिहारी घोष को बनाना है। वहीं ये जो व्यक्ति है, मतलब जो गरम दल है, वो क्या कहते हैं, हमें चाहिए हमारे लाला लाजपत राय या बाल गंगाधर तिलक, उससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। लाला लाजपत राय बनो या बाल गंगाधर तिलक बनो, कोई फर्क नहीं है, इनमें से कोई एक अध्यक्ष बनेगा। अब बात को सुनना, जब इस अध्यक्षता की लड़ाई हो रही है, जब इस अध्यक्षता की लड़ाई हो रही है, कौन बनेगा, खींचतान चल रही है, आपस में विरोध हो रहे हैं कि क्या बनाया जाए, उस वक्त इन्होंने थोड़ी सी होशियारी कर ली। क्या किया, जो नरम दल है, इन्होंने थोड़ी सी होशियारी करी, और होशियारी करके इसका तो नाम हटा दिया अध्यक्षता से, और इसकी जगह नाम ले आए दादा भाई नारोजी का। अब दादा भाई नारोजी जो है वो पूरे भारत में एक जानी मानी हस्ती थे, पूरे भारत में एक तरह से जानी मानी हस्ती थे। इस व्यक्ति के जो एक तरह से योगदान है हमारे इतिहास में वो सराहनीय है, बिल्कुल, ठीक है। यूं मान के चलो ये पहला भारतीय था जो अंग्रेजों की हाउस ऑफ कॉमन्स में सांसद बना था, ठीक है। बहुत से लोगों ने चुनाव लड़ने की कोशिश की थी परंतु जीत नहीं पाए थे। ये जीत कर जाने वाले पहले भारतीय थे। इन्होंने लगभग 1867 में आपके नेशनल इनकम की गणना कर दी थी। एक बुक लिखी है द पुअर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ठीक है, धन निष्कासन का सिद्धांत दिया। इनका बहुत बड़ा योगदान है। परंतु देखो, जब इन्हें इससे पहले भी वह 2 बार अध्यक्षता कर चुके हैं दादा भाई नारोजी, और जब दादा भाई नारोजी का नाम जैसे ही आया तो वैसे ही गरम दल जो है वो चुप हो गया। वो क्या हो गया, वो चुप हो गया, वो शांत हो गया। वो कहा अगर दादा भाई नारोजी आ गए तो इनका सामना करने वाला तो कोई भी नहीं है, इनके बराबर कोई नहीं है, ये तो ये है। इसलिए सब लोग जो थे, जैसे इनका नाम सामने आया, ठीक, इन्हें अध्यक्ष बनाना है, वैसे इन्होंने अपने हाथ पैर, मतलब वो ये लोग पीछे खिसक गए। क्यों? क्योंकि आप देखो कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो, मान लो कोई सदन में गड़बड़ हो जाए तो लोकसभा है आपके, जैसे कि कांग्रेस है, तृणमूल है, बीजेपी है, तो ये सारी पार्टी जो है पार्टी विशेष की बात है, ठीक है, सब अलग अलग है। परंतु जब किसी व्यक्ति की बात आती है तो सब लोग उसके समर्थन में खड़े हो जाते हैं। तो दादा भाई नारोजी जी जब बात आई ना, तो नरम दल और गरम दल दोनों इनसे संतुष्ट थे, दोनों को कोई समस्या नहीं थी। ये आपके नरम दल की एक चाल थी, क्योंकि अगर रास बिहारी बोस और लाला लाजपत राय या बाल गंगाधर तिलक में अगर बहस होती, ठीक है, तो इनमें से कोई बनता, शायद रास बिहारी बोस घोष नहीं बन पाते, घोष है ये, ठीक है, ये नहीं बन पाते। इसलिए उन्होंने आपके दादा भाई नारोजी को बना दिया। दादा भाई नारोजी की आयु बहुत ज्यादा हो चुकी है, एक तरह से बहुत ज्यादा वृद्ध थे, ठीक है ना, बहुत ज्यादा एज के थे, तो ये इनकी आयु भी काफी हो चुकी है। फिर भी इन्होंने इस अधिवेशन में काफी अच्छा काम किया। दादा भाई नारोजी ने अपनी स्पीच में, ध्यान से सुनना, जो कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष है, उस अध्यक्ष ने अपनी स्पीच में एक शब्द का प्रयोग किया, और वो शब्द क्या था, स्वराज।
वो शब्द क्या था बच्चों? वो शब्द क्या था? स्वराज था। अब देखो बात को सुनना। अच्छा, ये अधिवेशन हुआ कहां था? जैसा कि मैंने तुम्हें बताया, कहां हुआ था? कलकत्ता में हुआ था, ठीक है ना। ये कहां हुआ था अधिवेशन? ये कलकत्ता में हुआ था। अब देखो स्वराज शब्द का, अच्छा आपके यहाँ जो गरम दल है उनके उद्देश्य क्या थे? अगर मैं बात करूं गरम दल के उद्देश्य क्या थे, तो जो गरम दल था, देखो नरम दल के उद्देश्य मैंने आपको फिर भी बताए थे। गरम दल के अगर मुख्य उद्देश्यों की बात करें तो ये चाहते थे स्वदेशी, स्वदेशी, दूसरा है स्वराज, तीसरा है बहिष्कार, और चौथा शब्द है राष्ट्रीय, राष्ट्रीय शिक्षा नीति। चौथा शब्द क्या है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति। गौर से सुनना, इन शब्दों को आराम से इनको डिफाइन भी कर लेंगे हम लोग, ठीक है। तो पहली बात समझ में आई, बंगाल विभाजन के बाद में नरम दल और गरम दल की विचारधाराएं सबके सामने खुलकर आती हैं, और 1905 में बनारस में कांग्रेस अधिवेशन होता है। गोपाल कृष्ण गोखले उसकी अध्यक्षता करते हैं, जिनमें इस कांग्रेस अधिवेशन में आपके बंगाल के विभाजन का विरोध होता है, और इसी के साथ में स्वदेशी शब्द भी यहां प्रयोग किया गया। परंतु स्वदेशी शब्द जो था वो एक तरह से अस्पष्ट था, लोगों को इसका अर्थ जो है वो, कुछ लोगों को कुछ समझ में आया, कुछ लोगों ने उसको कुछ समझा, जिसने जिस हिसाब से समझा उसने उस हिसाब से उसका प्रयोग किया। ये थोड़ा सा शब्द क्या था? अस्पष्ट था। यहां तक कि स्वराज भी एक बार अस्पष्ट ही था, परंतु जब पूर्ण स्वराज की बात आती है तब सब लोगों के नजर में आ गया पूर्ण स्वराज का मतलब है अब अंग्रेजों को खदेड़ देना। देखो स्वदेशी शब्द से कुछ लोगों ने ये समझा कि अंग्रेजों को भगा देना, अपना देश अपने हाथ में होना चाहिए। कुछ लोगों ने स्वदेशी का मतलब समझा कि खुद की भारतीयों की जो वस्तु है, जो भारतीय मार्केट में, इंडियन मार्केट में जो सामान बनता है उसका विकास करना। कुछ लोगों ने स्वदेशी का मतलब समझा कि विदेशी माल को साफ कर देना, मतलब विदेशों से जो माल बन के आ रहा है, ठीक है, उसे खत्म कर देना, उसको प्रयोग नहीं करना। तो हर व्यक्ति ने इस शब्द को अपने हिसाब से देखा था, ठीक है। चलो यहां तक क्लियर होती है। फिर 1906 में क्या होता है? 1906 में नरम दल और गरम दल के अंदर अब यहां अध्यक्षता की लड़ाई होती है, और इस अध्यक्षता की लड़ाई में रास बिहारी यहां से खड़े और ये कह रहे हैं लाला लाजपत राय या फिर बाल गंगाधर तिलक में से किसी एक को बना दो। तो यहां ये थोड़ी सी होशियारी करके दादा भाई नारोजी को बना देते हैं, और दादा भाई नारोजी अगर सामने आ गए तो दादा होता है, तो दादा भाई नारोजी जैसे ही सामने आए, इन्होंने ये पीछे हट गए और इन्होंने इस कलकत्ता में जो अधिवेशन हुआ है उसकी क्या करी है? इन्होंने अध्यक्षता की है। बात यहां तक क्लियर होती है। इन्होंने क्या करी है? अध्यक्षता की है। ये व्यक्ति हैं जो पहले भारतीय माने जाते हैं, जो एक तरह से ब्रिटेन की जो संसद है उसमें सांसद के रूप में इन्होंने काम किया था। चलो, बहुत ज्यादा आयु हो चुकी थी इनकी, युवा नहीं थे इतने ज्यादा। आगे देखो, आपके यहाँ जो गरम दल है उनके उद्देश्य क्या है? गरम दल जो है, जो उग्रवादी है, ठीक है, उनके उद्देश्य क्या है? तो बात को सुनना। जैसे 1906 वाला जो अधिवेशन था, 1906 का जो अधिवेशन था, उसमें आपके लाला लाजपत राय और बाल गंगाधर तिलक जो है वो पूरी प्लानिंग में थे कि हम इन 4 उद्देश्यों पर बात करेंगे, हम इन 4 मुख्य उद्देश्यों पर बात करेंगे। स्वदेशी को बढ़ाएंगे, बहिष्कार करेंगे, ठीक है, और आपके यहाँ राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करेंगे और स्वराज की बात करेंगे। अब देखो इन चारों शब्दों को और थोड़ा सा अच्छे से डिटेल से देख लो। स्वदेशी शब्द मैंने तुम्हें कल भी समझाया था। स्वदेशी का मतलब हो गया अपने देश के सामान का प्रयोग करना, अपने देश के उद्योग धंधों का विकास करना, ठीक है। और बहिष्कार का मतलब भी हमने देखा था, जो विदेशी सामान है उसका पूरी तरह से बहिष्कार कर देना, उसका उपयोग नहीं करना, ठीक है। यहां नरम दल ने कहा, बात को सुनना, यहां एक तरफ से जो नरम दल है वो कह रहा है बहिष्कार करो, उनके सामान का प्रयोग मत करो, सामान का प्रयोग करना बंद कर दो। परंतु जो गरम दल है वो कह रहा है सामान का प्रयोग छोड़ो, उनकी अगर कोई संस्था है, उनका न्यायालय है, उनकी स्कूल है, उनकी कॉलेज है, सब में जाना बंद कर दो, कहीं मत जाओ, अंग्रेजों से कोई वार्तालाप नहीं, अंग्रेजों से कोई बातचीत नहीं, अंग्रेजों के साथ कोई काम नहीं, अंग्रेजों के साथ कोई लिंक नहीं होना चाहिए, अंग्रेजों की तो हर चीज का बहिष्कार कर दो। हर चीज का मतलब कॉलेज स्कूल संस्थाएं, न्यायालय, सब चीजों का बहिष्कार करो और आंदोलन करो, ठीक है। गरम दल इस बात को कह रहा है। वही राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बात करता है। जो गरम दल है वो क्या कहता है, भाई आपके यहाँ आप लोग क्या है, जो नरम दल है वो पाश्चात्य संस्कृति को बढ़ावा दे रहा है, वेस्टर्न एजुकेशन को बढ़ावा दे रहा है, परंतु जो गरम दल है वो कहता है कि भारतीय जो संस्कृति है, भारतीयों की जो शिक्षा है वो इतनी बुरी नहीं है। आप देखो हमारी जो वैदिक सभ्यता है वो कितनी
अच्छी, कितनी शानदार है। हमारे यहाँ जो हड़प्पा थी उसमें भी कितनी अच्छी आपका जो ड्रेनेज सिस्टम है, नगरों की व्यवस्थाएं हैं, वो कितना अच्छा था। ठीक है, तो आप खुद सोचो कि हमारा जो भारतीयों का इतिहास है वो भी बहुत अच्छा है। अगर जो बच्चे हैं हमारी भारतीयों की संस्कृति, हम भारतीयों के प्राचीन इतिहास को समझेंगे, जानेंगे, तो उनके भीतर एक तरह से राष्ट्र की भावना, राष्ट्र के देशभक्ति की भावना जागृत होगी और वो लोग काफी कुछ सीखेंगे बजाय वेस्टर्न एजुकेशन के। जरूरी नहीं आप किसी को अंग्रेजी शिक्षा देकर आप उसे अच्छे शिक्षित कर सको। ऐसा भी तो हो सकता है हमारे यहाँ वेदों, उपनिषदों और हमारे इतिहास के बारे में अगर बच्चा जानेगा तो वो उसके लिए फायदेमंद होगा। ठीक है, तो अब इससे मान के चलो जो गरम दल है वो इन चारों पर विशेष तौर पर ध्यान दे रहा है। इससे हमारे देश के अंदर हमारे उद्योग बढ़ेंगे। स्वराज का मतलब है हमारा शासन होना चाहिए, हमारा देश, तो निर्णय हम लेंगे। ठीक है, और बहिष्कार का, भाई स्वराज में देखो ये शब्द आता है कि भाई अंग्रेज भी हैं तो हम भी, हमारे दोनों के सहयोग से राज होना चाहिए। पूर्ण स्वराज का मतलब होता है अंग्रेज जो है वो निकल जाओ, अब पूरा भारतीयों का शासन चलेगा, यह है पूर्ण स्वराज। ठीक है, बहिष्कार का मतलब जो अंग्रेजी वस्तु है, संस्थाएं हैं, उन सब का बहिष्कार कर दो, उनका प्रयोग मत करो, अंग्रेजों की कोई सहायता मत करो, ना उनकी कोई सहायता लो। वही राष्ट्रीय शिक्षा का मतलब है भारतीय संस्कृति की शिक्षा दी जाए, भारतीय शिक्षा का प्रचार प्रसार किया जाए बजाय पाश्चात्य शिक्षा का। ठीक है, बात यहां तक क्लियर होती है। चलो अब इतना समझ में आ गया कि नरम दल और गरम दल में अब जो है वो चुपचाप आपस में ये लोग भिड़ रहे हैं। चुपचाप का मतलब दिखाई नहीं दे रही है, इनकी जो लड़ाई है वो दिखाई नहीं दे रही है। इनकी लड़ाई दिखाई देगी 1907 में। देखो होता क्या है 1907 में, इनकी लड़ाई कैसे दिखाई देती है, बात को समझो। 1907 के अंदर, ठीक है ना भाई, हड़प्पा संस्कृति का टाइम, मैम जी, हड़प्पा संस्कृति जो था उसमें मतलब आप ये सोचो कि जब अपन एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ेंगे तब हड़प्पा को आराम से अच्छे से पढ़ाऊंगी। उसका आपका ड्रेनेज सिस्टम है, आपकी उसमें अन्य जो व्यवस्थाएं हैं, ठीक है, कृषि है, वहां आपके जो महानगरों की व्यवस्था है वो बहुत ज्यादा सुदृढ़ थी, बहुत ज्यादा अच्छी थी। ठीक है, हम लोग तो आज उतना अच्छा हम आज भी डेवलप नहीं कर पाए हैं जितना कि वो लोग थे। ठीक है ना, अब देखो 1907 के अंदर फिर वो विरोध होना शुरू होता है। 1907 में ये जो बात है ये निकल कर आती है। अब देखो 1905 में शुरू होता है, दिखने लगता है, शुरुआत तो न जाने मन में कब से चल रहा होगा, परंतु 1905 में दिखने लगता है। 1906 में चुपचाप लड़ाई हो रही है, पता नहीं चल रहा है किसी को, नरम दल गरम दल को पता है हम क्या कर रहे हैं, परंतु चुपचाप हो रही है, दिखाई नहीं दे रही है। वही क्या होता है 1907 में, 1907 में ये जो अधिवेशन था ये होना कहां था, ध्यान से सुनना, कहां होना था बच्चों, ये नागपुर होना था। ठीक है, ये नागपुर में अधिवेशन होना था। अब नागपुर में अधिवेशन होना था और नागपुर जो है वो गरम पंथियों का एक तरह से गढ़ है। ठीक है, क्या होना था, गरम पंथियों का गढ़ है। और यहां जो है लाला लाजपत राय पूरी तैयारी में थे कि भाई मैं अध्यक्षता करूंगा। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक, एक तरह से बात करें तो बाल गंगाधर तिलक जो थे वो पूरी तरह से तैयार थे। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय, इन दोनों में आपस में ये मान के चलो बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन था। ये चाहते थे कि कोई भी बने, ठीक है, ये चाहते थे कि कोई भी बने, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो यहां नागपुर में गरम दल से तैयार थे कौन, आपके बाल गंगाधर तिलक। अब और नरम दल से हम बात करते हैं तो नरम दल से यहां अभी जो है वो नरम दल शांति से सोच रहा है कि अगर मैं किसी भी व्यक्ति का नाम दूंगा तो ये जो है तिलक प्रभावी भावी जो है वो हावी पड़ेगा। क्यों, क्योंकि हमने अधिवेशन की एक ऐसी जगह चुनी है नागपुर जो कि किसका समर्थन करेगी, तिलक का समर्थन करेगी। तो यहां सुनना मेरी बात को, क्या किया, देखो कितने होशियार है गोपाल कृष्ण गोखले जो है। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले जो है इस अधिवेशन के होने से पहले एक नियम बनाते हैं। क्या नियम बनाते हैं, उन्होंने एक नियम बनाया कि अधिवेशन जहां भी हो रहा है, ठीक है, अधिवेशन जहां कहीं भी होगा उस अधिवेशन में उस राज्य का, जिस राज्य में हो रहा है, जिस प्रांत में वो अधिवेशन हो रहा है, उसका घर का मतलब उस राज्य का नेता जो है वो अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं करेगा। ठीक है, वो उस अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं करेगा। अब तिलक जो थे वो कहां से बिलोंग करते थे, तिलक जो थे वो बंबई से बिलोंग करते थे। अब देखो बात तो समझना भाई, पहले अगर थोड़ा सा मैंने आपको पहले ही पॉलिटिकल में भी पढ़ाया था, ये जो आपका थोड़ा सा ये आपका महाराष्ट्र का एरिया, ये इधर आपका गुजरात का हिस्सा जो है, ठीक है, ये आपका जो सूरत है, ठीक है, ये जो पूरा हिस्सा था ना ये बंबई था, ये पूरा का पूरा हिस्सा क्या था, बंबई था। बाद में इसका विभाजन हुआ, ये बन गया महाराष्ट्र और ये बन गया गुजरात।
ठीक है। अब हुआ क्या, ये पूरा का पूरा एरिया था, तो पहले सूरत भी बंबई में आता था, नागपुर भी बंबई में आता था। तो अब आपके यहाँ क्या हुआ कि जो तिलक थे वो नहीं बन सकते थे। क्यों? क्योंकि तिलक कहां से थे? तिलक बंबई से थे। तो बोले तिलक नहीं बनेगा, तो तिलक ने कहा कोई बात नहीं, मैं नहीं बनूंगा तो लाला लाजपत राय तो बन सकते हैं, वो तो नहीं है। अब हुआ क्या, यहां फिर एक बात समझ में आई कि गरम दल से जो थे वो लाला लाजपत राय खड़े हो गए, और नरम दल से जो थे वो आपके रास बिहारी घोष का नाम आता है। ठीक है, किसका नाम आता है? रास बिहारी घोष का नाम आता है। अब इनमें फिर विवाद होने की पूरी स्थिति तैयार है कि बताओ जी अब किसे बनाना है। भाई 1906 में तो बच गए थे ना कि दादा भाई नारोजी को बना दिया था। ठीक है, नागपुर में नहीं हुआ था, अभी तसल्ली रखो, बताती हूँ, सूरत में हुआ था। इतनी ज्यादा भगड़म मत करो, ठीक है ना। अभी मैंने कहा थोड़ी ना, अभी तो मैंने आपको अध्यक्ष नहीं बताया कौन सा हो रहा है। ठीक है, ये मैं इसकी हिस्ट्री बता रही हूँ कि हुआ क्या 1907 में, ऐसा क्या हुआ जिससे बंगाल इससे आपका जो है कांग्रेस का विभाजन हो गया। ठीक है, अधिवेशन में पढ़ा चुकी हूँ आपको परसों वाली क्लास में। यहां आपको ये पढ़ना है कि उसके पीछे रीजन क्या रहे, कौन कौन सी प्रमुख घटनाएं रही जो कि हमारे यहाँ राष्ट्रीय आंदोलन को आगे बढ़ा रही हैं। अब देखो, नागपुर में होना था, नागपुर में दोनों हलचल हुई, और नागपुर में गरम दल का प्रभाव ज्यादा था। ठीक है, वहां के लोगों में गरम दल का ज्यादा प्रभाव था, तो उसको नागपुर की बजाय शिफ्ट कहां कर दिया? सूरत में कर दिया था। ठीक है, नागपुर की बजाय से कहां शिफ्ट कर दिया? सूरत में शिफ्ट कर दिया। दूसरा, तिलक को यह कहा, भाई उस वक्त नियम बना दिया, इससे पहले नियम नहीं था, नियम यह बना दिया कि जिस प्रांत में, जिस क्षेत्र में, जिस एरिया में आप कह सकते हैं अधिवेशन होगा, उस एरिया का नेता जो है वो उसकी अध्यक्षता नहीं करेगा। ठीक है, गृह जो नेता है, मतलब उस राज्य का, उस राज्य का जो नेता होगा वो इसकी अधिवेशन की अध्यक्षता किसी कीमत पर भी नहीं करेगा। तो बोला कोई बात नहीं, तिलक ने कहा कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपने ये नियम बना दिया तो तिलक नहीं तो अब कौन है? लाला लाजपत राय और रास बिहारी घोष। अब बताओ जी कौन बनेगा इनमें से? हुआ क्या, लाला लाजपत राय जो थे वो समझ गए थे कि क्यों लड़ रहे हैं। ठीक है, चाहे अध्यक्ष ये बनो, चाहे अध्यक्ष ये बनो, हम लोगों को तो किससे मतलब है? ठीक है, हम लोगों को तो सीधा सीधा जो है वो देश की आजादी से मतलब है, लोगों को जनता का कल्याण करने से मतलब है, स्वदेशी स्वराज बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा से मतलब है। ठीक है, तो चाहे ये हो या ये हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ लाला लाजपत राय जो है वो अपना नाम वापस ले लेते हैं, और इस बैठक की अध्यक्षता फिर एक नरम दल का व्यक्ति ही करता है। वो कौन है? रास बिहारी घोष। बात समझ में आ गई? रास बिहारी घोष जो है वो इसके क्या बनेंगे? अध्यक्ष बनेंगे। अब बात समझना, होता क्या है, जब रास बिहारी घोष जो है वो अध्यक्ष बन जाते हैं, और अध्यक्ष बनने के बाद में ऐसा नहीं है कि केवल अध्यक्ष ही बोलता है, अध्यक्ष बनने के बाद में बाल गंगाधर तिलक को उस अधिवेशन में बोलने का मौका मिला। बात को सुनना, इन्होंने अध्यक्षता करी, ये अध्यक्ष है, परंतु फिर भी उस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक को बोलने का मौका मिला, और बाल गंगाधर तिलक है उन्हीं 4 चीजों पर बातचीत करेंगे, स्वदेशी स्वराज बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक ने पूरे साल प्लानिंग की है। मतलब यूं मान के चलो 1907 में जो है वो नरम दल गरम दल का गुस्सा, मतलब गरम दल का गुस्सा क्यों फूटा, क्यों विभाजित हुए? क्योंकि 1905 में सामने आया, 1906 में बनना था, परंतु दादा भाई नारोजी को ले आए तो वो चुप हो गए कि कोई दिक्कत नहीं है। फिर साल भर उन्होंने तैयारी करी, गरम दल ने साल भर गरम दल ने तैयारी करी कि बेटा जी 1907 तो हमारा ही है, 1907 में हम करेंगे अधिवेशन, अध्यक्षता हम करेंगे, और फिर देखो कैसे इसकी पटरी लेकर आते हैं। और नरम दल को यही टेंशन थी कि अगर गरम दल का व्यक्ति जो है वो अध्यक्ष बन जाएगा तो हमें दरकिनार कर दिया जाएगा, और लोग जो है वो इन्हीं के साथ हो लेंगे, और अगर एक बार इनके पास पावर आ गई तो फिर वापस कभी भी नरम दल जो है वो शक्ति में नहीं आ पाएगा। ये इनकी चाल थी। ठीक है, ये चाहते ही नहीं थे कि ये व्यक्ति सामने आए, और इन व्यक्तियों की 1 साल की प्लानिंग थी। आप सोचो पूरे साल उन्होंने जिस चीज का प्रचार प्रसार किया है, लोगों में जन भावनाएं, राष्ट्रवादी भावनाओं का फैलाव किया, इन चारों शब्दों को लोगों के सामने रखा, उन्हें समझाया। ठीक है, साल भर उन्होंने तैयारी करी, 1907 में उनके साथ में ये हुआ, पहला कारण। दूसरा, इसमें क्या होता है, तिलक जब आपका अपना भाषण देने के लिए स्टेज पे चढ़ते हैं, वो बोल भी नहीं पाते, उससे पहले जो लोग हैं, जो सामने बैठी जो जनता है वो लड़ती है आपस में, बेंचे मार रहे हैं, कोई किसी को मार रहा है, कोई किसी को मार रहा है, कोई पत्थर फेंक रहा है, कोई कुछ फेंक रहा है, कोई गाली गलौज कर रहा है। मतलब आप देखते हैं ना संसद में जैसे लड़ाइयां होती है,
ये वैसा ही कुछ हुआ। और वहां जो है इन लड़ाई के बीच में, इस लड़ाई के बीच में गरम दल और नरम दल, मतलब कांग्रेस जो है वो पूरी तरह से विभाजित हो गई। जिस विभाजन को हमारे जो बड़े बुजुर्ग थे, या जिस विभाजन को, हालांकि ये विभाजन जो है 1905 में ही दिखने लग गया था, 1906 में से बाल बाल बचाया, परंतु 1907 में इस विभाजन को कोई नहीं बचा पाया। और इस विभाजन में गरम दल अलग हो गया और नरम दल अलग हो गया। ठीक है, नरम दल अलग हो गया और गरम दल अलग हो गया। अब सोचो, हमारे भारत में बंगाल विभाजन के बाद में 1906 में मुस्लिम लीग अलग होती है। अभी बात करेंगे मुस्लिम लीग की। 1906 में मुसलमान अलग होकर मुस्लिम लीग बनाते हैं। वहीं आपके यहाँ जो हिंदू, एक तरह से कांग्रेस को हिंदूवादी संस्था कहने लगे थे सब लोग, उस संस्था में भी हिंदू भी आपस में दो विचारधाराओं को लेकर लड़ रहे हैं और दोनों विभाजित हो चुके हैं। ठीक है, इसमें आपके यहाँ जो नरम दल है, बात सुनना, जो नरम दल है वो इसलिए काम नहीं कर पाया, जैसे विभाजन हुआ भी 1907 में रास बिहारी घोष ने अध्यक्षता करी है। उसके बाद में 1908 में जो हुआ वो मद्रास में हुआ था अधिवेशन, और उसकी भी रास बिहारी घोष ने ही क्या की है, अध्यक्षता करी थी। परंतु होता क्या है, इसके बाद में अधिवेशन तो चलते आ रहे हैं, 7 में हुआ, 8 में हुआ, 9 में हुआ, 10 में हुआ, अधिवेशन तो हर रोज हो रहे हैं, हर साल हो रहे हैं। परंतु अगर देखा जाए तो आपके यहाँ नरम दल जो है वो काम नहीं कर पा रही है। ठीक है, और गरम दल भी काम नहीं कर पा रही है। क्यों? क्योंकि गरम दल जो है इसने ये कांग्रेस से अलग हो गई। भाई कांग्रेस में बना कौन रहा? नरम दल। अब कांग्रेस में केवल और केवल नरम दल के जो है वो व्यक्ति है, गरम दल का अस्तित्व वाला, गरम दल के समर्थन वाले व्यक्ति नहीं है। अब गरम दल अलग हो गया, तो अलग होने के बाद में इनके पास उद्देश्य था, मोटो था, काम था, ठीक है, परंतु इनके पास में पैसा नहीं था। ठीक है, इनके पास में पैसा नहीं था। और वही अगर हम बात करें इनके पास, ठीक है, नरम दल थे, उनके पास पैसा तो था पर उनके पास में क्रांतिकारी नहीं थे। उनकी अंग्रेज सरकार जो है वो बात सुन नहीं रही, मान नहीं रही। क्यों? क्योंकि कांग्रेस का विभाजन होते ही अंग्रेजों को ये बात पता चल गई कि भारतीय कभी भी एकजुट नहीं हो पाएंगे, ये लोग तो आपस में ही लड़ लेंगे। ठीक है, ये लोग तो आपस में ही लड़ मरेंगे, हमारे कहीं भी बीच में कुछ भी करने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपस में लड़ेंगे। मुसलमान अलग हो ही गए इन लोगों से, और आपस में ये हिंदू भी आपस में लड़ रहे हैं, इसका मतलब अंग्रेजों को कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये अपनी सोच को लेकर खुद ही एक दूसरे को मार काट देंगे। इसलिए अंग्रेज चुपचाप शांति से तमाशा देख रहे हैं और हम लोग यहाँ तमाशा बना रहे हैं। ठीक है, ये कुछ नहीं कर पा रहे, हाथ पे हाथ धरे बैठे, और वो भी कुछ नहीं कर पा रहे, ये भी हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं। अब देखो, गरम दल के जो बड़े नेता थे, लाल आपके जैसे बाल गंगाधर तिलक है, जैसे आपको पता है 1908 में उन्हें जेल हो गई थी। ठीक है, 1908 में उन्हें जेल हो गई थी, लगभग 8 साल की जेल हुई थी। ठीक है, और आपके यहाँ लाला लाजपत राय और जो पाल थे, मतलब विपिन चंद्र पाल थे, ये लोग जो है ये चले गए थे बाद में छोड़कर। ठीक है, तो यहाँ क्या हुआ, गरम दल भी है वो भी निष्क्रिय होता चला गया धीरे धीरे, और गरम दल भी आगे चलकर निष्क्रिय, मतलब ये तो निष्क्रिय था एक तरह से। अब होता क्या है, ये जो है, ठीक है, ये 1907 में अलग होते हैं, 1907 में अलग होते हैं, और 1907 में अलग होने के बाद में इनमें अकल आती है 9 साल बाद। ठीक है, 9 साल बाद में इनमें अकल आती है। 9 साल बाद कब? 1916 में। ठीक है, 1916 में आपके यहाँ पहली तो मिलन होता है। पहला तो मिलन किसका होता है? कांग्रेस में गरम और नरम का। ठीक है, कांग्रेस में किसका मिलन होता है? नरम और गरम का। इसी के साथ फिर कांग्रेस में जब नरम गरम मिल जाते हैं तो उसके बाद में इनके सामने आ जाती है मुस्लिम लीग। अब सोचो, ये हमारे लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट अधिवेशन था। जिस तरह ये अधिवेशन है जिसने सबके साथ को छुड़वा दिया था, सबके साथ को छुड़वा दिया था, वही ये अधिवेशन था। ठीक है, वही ये अधिवेशन था आपका लखनऊ का 1916 में। ठीक है, मैंने बताया था ना, अंबिका चरण मजूमदार जो थे वो इसके अध्यक्ष थे, और उनकी अध्यक्षता में सब लोग आपस में आकर एकजुट होकर मिल बैठकर अब बात करेंगे, अब काम करेंगे। ठीक है, यहां तक क्लियर होता है। 1907 तक की बात दिमाग में आ गई। आगे चले तो देखो, विभाजन के बाद में ये पैसे ना होने के कारण कुछ नहीं कर पाए, और इनके पास पैसा होते हुए भी ये कुछ नहीं कर पाए। इनके पास पावर थी, ठीक है, जोश था, और इनके पास पैसा था पर पावर और जोश नहीं था। ताकत मतलब पावर का मतलब यहाँ ताकत, ठीक है, इनके पास ये नहीं था। ये दोनों एक थे ना तो आपस में काम कर लेते थे। जैसे ही दोनों अलग अलग हुए, इसकी कोई सुनने वाला नहीं था, इसकी कोई वैसे ही नहीं मानता था। ठीक है, बात यहां तक क्लियर होती है। चलो अब हम बात कर लेते हैं मुस्लिम लीग की, क्योंकि 1906 में
1906 में जब आपके दादा भाई नारोजी ने जब कांग्रेस की अध्यक्षता की थी अधिवेशन की, उस वक्त एक बहुत बड़ी विचारधारा अलग अलग हो रही है। क्या हो रहा है, बात को सुनना। हुआ क्या, अब हमारा अगला इसी में जो टॉपिक है वो क्या है, मुस्लिम लीग। देखो हमने क्या क्या पढ़ लिया, अगर हम बात करते हैं, हमने सबसे पहले हमारी जो क्लास थी वो किसकी थी, कांग्रेस की स्थापना कैसे बनी, क्या सहयोग रहा। फिर हमने कांग्रेस के अधिवेशन पढ़े हैं, और उसके बाद में जो अगली क्लास हमारी रही थी वो है कल का बंगाल विभाजन। कल की क्लास क्या थी, बंगाल का विभाजन, उसमें हमने अच्छे से बात की है। आज हमने क्या क्या पढ़ लिया, बंगाल विभाजन के बाद में 1905, 1906 और 1907 ये कांग्रेस के 3 अधिवेशन हुए। इसमें किस तरह कांग्रेस अलग हुई है, किस तरह कांग्रेस जो है अलग अलग होने के बाद में शक्तिहीन हो गई एक तरह से, ठीक है, शक्तिहीन हो गई। वही अब बात करेंगे मुस्लिम लीग की। मुस्लिम लीग कब अलग हुई, कब उसकी स्थापना हुई, आप कई बार एग्जाम में पूछते रहते हैं। अब देखो होता क्या है, यहां हुआ क्या, जैसे ही आपके यहां अगर मैं बात करूं, ठीक है, अगर इस हिस्से की बात करूं तो ये आपका हो गया पश्चिमी बंगाल और ये आपका हो गया पूर्वी बंगाल, ठीक है, 2 हिस्सों में बांट दिया। अच्छा, यहां जो थे पूर्वी बंगाल में मुसलमानों की संख्या ज्यादा थी, ठीक है, मुसलमान जो थे वो बहुसंख्यक थे। मुसलमान क्या थे, बहुसंख्यक थे। अब यहां क्या हुआ, कर्जन जो थे ना, मैं 1905 की बात कर रही हूं, 1905 में मुसलमानों के पास मतलब पूर्वी बंगाल में जो है वो कर्जन जाते हैं और इन लोगों को पूरा अच्छा सा भड़काते हैं। क्या भड़काते हैं कि कांग्रेस जो है वो तो अब हिंदू संस्था हो गई, मुसलमानों की तो चलेगी भी नहीं, सुनेगी भी नहीं, और आप लोग जो है वो इस पूर्वी बंगाल पर अपना अधिकार जमाए रखना, क्योंकि आप बहुसंख्यक हो, आपके पास पावर है। तो यहां मुसलमानों के बीच में 1905 में जहां हम राखी बांध रहे हैं, उपवास कर रहे हैं, गले मिल रहे हैं उस विभाजन की तारीख को, ठीक है, वही धीरे धीरे कुछ समय आते आते कर्जन जो है वो इनके दिमाग में डाल जाता है, और कर्जन इनके दिमाग में डालने के बाद में मुसलमान जो है वो अगली तैयारी कर लेते हैं किस चीज की, कि भाई अब हमें अलग होना है, हमें अलग से काम करना है। क्यों, क्योंकि कांग्रेस जो है वो हमारे लिए काम अब नहीं करेगी। अब कांग्रेस जब उनके लिए काम नहीं करेगी, ये उनके दिमाग में आ गया, और उनके दिमाग में आने के बाद में उन्होंने क्या किया, देखो 1905 में क्या होता है, 1905 में कर्जन तो चले जाते हैं, ठीक है, 1905 में कर्जन तो चले जाते हैं, और आपका जो मिंटो है, लॉर्ड मिंटो है, वो भारत में वायसराय के पद पर बैठे हैं। तो गौर से सुनना, कर्जन चले गए 1905 में बंगाल का विभाजन करके। इसके बाद में कौन आते हैं, लॉर्ड मिंटो, मार्ले मिंटो अधिनियम भी हम बात करेंगे ना। तो आपके यहाँ कौन आता है 1906 में, लॉर्ड मिंटो। होता क्या है, देखो मुस्लिम लीग की सबसे पहली घटना तुम लोगों को यह पता होनी चाहिए, 1 अक्टूबर 1906 में, 1 अक्टूबर 1906 में क्या हुआ, मुस्लिम लीग, मतलब लीग नहीं बनी थी, देखो मुस्लिम लीग बनी नहीं है, कैसे बनाया है उसको, देखो मुसलमानों को अलग करने के पीछे रीजन किसका रहा, देखो कुछ चीजें, कुछ शब्दावली को समझना। अलग होने, विभाजन किसने किया, विभाजन किसने किया, मुसलमानों का कर्जन ने किया, ठीक है, और उस विभाजन में बीज किसने बोया, लॉर्ड मिंटो ने, ठीक है, बात समझे, बीज किसने बोया, लॉर्ड मिंटो ने, और उसे पानी किसने दिया, उस विभाजन को बढ़ाया किसने, वो थी मुस्लिम लीग। बात को समझे, तीनों चीजों को समझने के लिए चीजों को कंटिन्यू देखो, ठीक है। 1 अक्टूबर 1906 में क्या हुआ, आपके यहाँ वायसराय थे शिमला में, ठीक है, शिमला में उस वक्त वायसराय, शिमला का नहीं भारत का वायसराय था, उस वक्त वो शिमला में थे, बैठे थे, मान के चलो, ठीक है, शिमला में बैठे थे लॉर्ड मिंटो। लॉर्ड मिंटो से मिलने गए हैं मुसलमानों, ठीक है, मुसलमानों का नेतृत्व करते हुए आगा खां। बात को समझना, इनसे मिलने गए हैं कौन, आगा खां। आगा खां जो है वो कहां से आते हैं, पूर्वी बंगाल से आते हैं, और मुसलमानों का नेतृत्व कि भाई मुसलमानों को जो अलग से व्यवस्थाएं दी जाएं, अलग से अधिकार दिए जाएं, उन्हें विशेष प्रावधानों के तहत विशेष सरकार में मतलब सरकारी पदों पर नौकरियां दिए जाएं, ठीक है, और आपके जो पूर्वी बंगाल है उस पर आप लोगों का ध्यान अच्छा होना चाहिए, लोगों पर इतनी ज्यादा सख्ती मत करो। इस तरह करके बात को गौर से सुनना, होता क्या है, यहां मैं पृष्ठभूमि बता रही हूं, सीधे हम बात नहीं करेंगे कि भाई 30 दिसंबर 1906 में आपके यहाँ मुस्लिम लीग की स्थापना हो गई,
भाई सारी बात बताऊंगी, तीनों चारों चीजें तुम्हें पता होनी चाहिए। सबसे पहली बात जो है मुस्लिम लीग, मुस्लिम लीग जो है वो एक दल के रूप में, एक संस्था के रूप में बाद में आई थी, ठीक है। यहां क्या हुआ था, मुसलमानों का नेतृत्व, मतलब मुसलमानों के अधिकारों को लेकर उस मांग को रखने के लिए नेतृत्व किसने किया, आगा खां ने। आगा खां शिमला में बैठे जो वायसराय थे, शिमला में बैठे जो वायसराय थे मिंटो, उसके पास जाते हैं। उनके पास कब जाते हैं, 1 अक्टूबर 1906 को। जैसे आगा खां जाते हैं, कुछ अधिकारों की कुछ मांगे रखते हैं, तो आपके यहाँ लॉर्ड मिंटो इन्हें कान में चुपचाप एक बात कह देते हैं, और वो मिंटो ये बात कहते हैं कि देखो जी, हम तुम्हारी बात कैसे माने। तो आगा खां कहते हैं कि मैं जो है पूरे मुसलमान जो समुदाय के लोग हैं उनकी तरफ से आया हूं। तो आगा खां ने कहा कि भाई मैं कैसे मानूं कि तुम पूरे मुसलमान लोगों की तरफ से आए हो, क्या तुम्हारा कोई संगठन है, क्या तुम्हारा कोई दल है। तुम आपके यहाँ आगा खां ने कहा नहीं भाई हमारा कोई संगठन नहीं है, एक तरह से कोई विशेष दल भी नहीं है, कोई विशेष संस्था भी नहीं है। तो लॉर्ड मिंटो यहाँ आग लगा रहे हैं, देखो बीज बो रहे हैं, गौर से सुनना, बीज बो रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई आगा खां जी, अगर आपको अपनी मांगे, अपनी बात अंग्रेजों के सामने रखनी है, ठीक है, तो आपको संगठन बनाना पड़ेगा। अरे भाई ये क्या हो गया, आगा खां की आंखें खुल गई। अरे बोले सही कह रहे हैं आप, जिस तरह कांग्रेस एक संगठन है, एक संस्था है, वैसे मुसलमानों की भी एक अलग से संस्था या संगठन होना चाहिए। इससे पहले मुस्लिम लीग का आइडिया नहीं आया था इन लोगों को। मिंटो से मिलने के बाद में आगा खां को अकल आ जाती है, ठीक है, आगा खां को अकल आ जाती है और वो कहते हैं हम तो संगठन बनाएंगे, ठीक है। आगा खां जाते हैं वापस कहां, पूर्वी बंगाल। सारी गड़बड़ यही से शुरू होती है, गौर करना, ठीक है। आगा खां जो है उनके पास जाते हैं, आगा खां के पास जाने के बाद आगा खां पूर्वी बंगाल जाते हैं। अब पूर्वी बंगाल में क्या होता है, पूर्वी बंगाल में ढाका में ये लोग मिलते हैं, और ढाका में मिलने के बाद में ये तय करते हैं कि हम लोग, ठीक है, सब जो मुस्लिम संप्रदाय के जो लोग हैं वो सब मिलकर एक संस्था का निर्माण करेंगे, एक जो कांग्रेस के बराबर होगी। जिस तरह कांग्रेस हिंदूवादी है, ये मुसलमान सोच रहे हैं कांग्रेस हिंदूवादी नहीं है, आज भी नहीं है बेटा, ठीक है ना, तो पहले भी नहीं थी कभी भी, ठीक है। तो कांग्रेस जैसे हिंदूवादी है, वैसे हम मुसलमानों के लिए भी कांग्रेस के बराबर एक संस्था की स्थापना करेंगे, ठीक है। और इन्होंने क्या किया है, इनका जो इसमें नेतृत्व करने वाला है, ध्यान से सुनना, 30 दिसंबर 1906, 30 दिसंबर 1906 में ढाका में, ठीक है, ढाका में एक बैठक आयोजित की गई थी, ठीक है। और उस बैठक का नेतृत्व, मतलब उस बैठक को बुलाने में या उसका बैठक का काम करने में, नेतृत्व करने में काम किसने किया, सलीम उल्लाह ने, सलीमा उल्लाह ने, ठीक है। बात समझे, सलीम उल्लाह जो थे उन्होंने इस बैठक का क्या किया है, नेतृत्व किया। बात को समझना, मैं इस चीज को इतना डिटेल से इसलिए ले रही हूँ कि आगे चलकर मैं कुछ क्वेश्चंस बनाऊंगी, उन क्वेश्चंस को पढ़ना आप लोग, उस क्वेश्चंस को सुनना, आपको खुद को लगेगा कि मैडम बिल्कुल कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस है, ठीक है। आज वो कंफ्यूजन सारा दूर कर दूंगी। तो आपके यहाँ जब ढाका में बैठक होती है, बात को सुनना, जो ढाका में बैठक होती है उस बैठक को करवाने में सहयोग किसका होता है, सलीम उल्लाह का, ठीक है, सलीम उल्लाह का। है भी कई जगह मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं, अगर उल्लाह आप लिखना चाहो तो इतना भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ये कौन है, इस बैठक के नेतृत्व करने वाले हैं, इस बैठक को बुलाने वाले हैं, इस लीग की स्थापना करने वाले एक तरह से, ठीक है। और इस बैठक की अध्यक्षता, देखो बच्चों डिफरेंस है चीजों में डिफरेंस है। इस बैठक को कहां होती है, बैठक ढाका में होती है। इस बैठक का नेतृत्व करने वाला, इस बैठक को बुलाने वाला, इस बैठक को आयोजित करने वाला कौन है, सलीम उल्लाह। कौन है, सलीम उल्लाह, ठीक है। वहीं अगर मैं बात करूं तो इसकी अध्यक्षता करने वाला कौन है, बकार उल मुश्ताक, बकार उल मुश्ताक हुसैन। ये क्या है, ये इतना बड़ा नाम है, ये अध्यक्ष एक व्यक्ति का नाम है, ऐसा मत सोच लेना मैंने क्या लिखा है, कोई किताब का नाम लिख दिया क्या, ठीक है। ये जो है ये इसका व्यक्ति का नाम है। तो बकार उल मुश्ताक हुसैन ने इसकी क्या करी है, अध्यक्षता करी है। अब देखो जब कोई भी संगठन या कोई भी संस्था या कोई भी दल बनता है, ठीक है, कोई भी दल बनता है, तो उस दल को बनाने के लिए कुछ नियम कायदे कानून होते हैं। उन नियम कायदे कानूनों को हम क्या कहते हैं, संविधान कहते हैं,
ठीक है। तो कोई भी दल बनता है, जैसे आपके यहाँ कांग्रेस बनी थी, कांग्रेस बनने के पीछे भी कुछ उद्देश्य थे, मैंने आपको पढ़ाए थे, ठीक है। कांग्रेस बनने के भी कुछ नियम कायदे थे, कांग्रेस का भी अपना संविधान था, भाई कांग्रेस का अपना एक संविधान था। वैसे ही मुस्लिम लीग का इस वक्त कोई भी संविधान नहीं था, ठीक है। मुस्लिम लीग का इस वक्त जो है वो कोई भी संविधान नहीं था। मुस्लिम लीग की अगली जो बैठक होती है, गौर से सुनना, 1907 में जो अगली बैठक होती है वो इनके संविधान तैयार होने के बाद होती है, ठीक है। इस मुस्लिम लीग की संविधान बनता है, इसके जो नियम है, कायदे कानून है वो बनते हैं 1907 में। संविधान बनने के बाद में इसकी बैठक होती है अमृतसर में, इसकी बैठक होती है कहां? अमृतसर में। और इसकी अध्यक्षता करने वाला होता है आगा खां। इसकी अध्यक्षता करने वाला कौन होता है? आगा खां। बात यहां तक क्लियर होती है? अच्छा, ये और बता दो, इसकी मुख्यालय कहां था? जो मुस्लिम लीग है उसका मुख्यालय कहां था और बाद में उसे कहां शिफ्ट कर दिया गया? तो देखो, मुस्लिम लीग का अगर हम बात करें तो मुख्यालय मिलता है अलीगढ़ में, ठीक है। और कुछ समय बाद में इसका मुख्यालय शिफ्ट करके इन्होंने कहां कर दिया था? लखनऊ कर दिया था, ठीक है। मुख्यालय शिफ्ट करके इन्होंने कहां कर दिया था? लखनऊ कर दिया था। तो ये भी ध्यान रख लेना। बात यहां तक क्लियर होती है? अब मेरे एग्जाम में जो प्रश्न आते हैं उनको गौर से सुनना। सबसे पहली बात मैं करती हूं, तो मुस्लिम लीग, ठीक है, यूं मान के चलो, अगर पहला प्रश्न ये आ जाए कि भाई आपके यहां मुसलमान संप्रदाय की मांगों को लेकर वायसराय मिंटो से मिलने कौन गया था, बताओ। या मुसलमान संप्रदाय जो है उनकी मांगों का नेतृत्व करने वाला व्यक्ति कौन था सबसे पहले? मुसलमान संप्रदाय, यहां लीग नहीं आया क्योंकि लीग बना ही नहीं है अभी तक, ठीक है। बात समझे? किसने की थी बात को? क्वेश्चन को एक बार फिर सुनो। मुसलमान संप्रदाय की मांगों का नेतृत्व किसने किया? आगा खां ने, ठीक है, आगा खां ने। चलो आगे अगर हम अगली बात करते हैं, आगा खां ने नेतृत्व किया। अगला पॉइंट ये है, मुस्लिम लीग की स्थापना करने में नेतृत्व किसका था? मुस्लिम लीग की स्थापना करने में सहयोग किसका था? मुस्लिम लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई? मुस्लिम लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई? मुस्लिम लीग की स्थापना का नेतृत्व किसने किया? मुस्लिम लीग की स्थापना में सहयोग किसका रहा? तो सलीम, ठीक है, सलीम उल्लाह का ये सहयोग था। अच्छा, मुस्लिम लीग की प्रथम बैठक या प्रथम अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? मुस्लिम लीग की प्रथम बैठक या प्रथम अधिवेशन जो है उसका अध्यक्ष कौन था? पहली बैठक या पहले अधिवेशन, ठीक है, कौन थे? मुश्ताक हुसैन। अगला मेरा प्रश्न ये है, मुस्लिम लीग के संविधान निर्माण के पश्चात हुई पहली बैठक, मुस्लिम लीग की संविधान निर्माण के पश्चात हुई प्रथम बैठक या प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? मुस्लिम लीग के संविधान निर्माण के पश्चात प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने करी? आगा खां ने, बिल्कुल। बात को समझ गए? इसका मतलब पहला जो मैंने प्रश्न पूछा कि नेतृत्व मतलब मांगों को, मुसलमान संप्रदाय की मांगों का नेतृत्व आगा खां ने किया था, ठीक है। दूसरा मैंने तुमसे यह पूछा कि आपके यहां मुस्लिम लीग को बनाने के पीछे व्यक्ति कौन था? नेतृत्व किसने किया था? बनाने वाला कौन था? सलीमुल्लाह। बना कब? 30 दिसंबर 1906 में। बैठक कहां हुई? ढाका में हुई पहली। उसके बाद मैंने ये प्रश्न पूछा कि अध्यक्षता किसने करी है? तो अध्यक्षता करने वाला कौन है? मुश्ताक हुसैन। इस बैठक की अध्यक्षता, इसमें संबोधन किसने किया है? अध्यक्षता किसने की है? मुश्ताक हुसैन ने की है। फिर मैंने ये पूछा कि संविधान बनने के बाद जो पहला अधिवेशन हुआ है, ठीक है, जो कि इसका दूसरा अधिवेशन भी एक तरह से, अगर एग्जाम में इतना लिख कर आ जाए, क्योंकि एक बार बच्चे कंफ्यूज ये हुए थे, एग्जामिनर ने क्या किया, इतना लिखा, मुस्लिम लीग की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने करी है? मुस्लिम लीग की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने करी है? गड़बड़ ये हो गई थी कि ऑप्शन में मुश्ताक हुसैन का नाम नहीं था। गड़बड़ क्या थी उसमें? मुश्ताक हुसैन का नाम ही नहीं था।
अब मुश्ताक हुसैन का अगर नाम ही नहीं है तो या तो आप ऑप्शन क्वेश्चन को ये छोड़ दो कि भाई गलत आ गया होगा, ऑप्शन गलत है, और छोड़ दिया जाए। तो अगर मुश्ताक हुसैन अगर ऑप्शन में नहीं है ना, तो फिर यहां जवाब क्या जाएगा? आगा खा। तब यहां जवाब क्या जाएगा? आगा खा। क्वेश्चन अगर ये पूछे कि मुस्लिम लीग की प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहा है, और अगर ऑप्शन में हो मुश्ताक खा, तो ये टिक करके आओगे। अगर मुश्ताक खा नहीं है तो क्या टिक करोगे? आगा खा करोगे। अच्छा, अगला क्वेश्चन अगर ये आ जाए कि मुस्लिम लीग के संविधान निर्माण के पश्चात या मुस्लिम लीग के संविधान बनने के पश्चात पहले अधिवेशन, वो लिखिएगा, जोड़ देगा, पहले अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो वहां जवाब चाहे ये भी ऑप्शन हो चाहे ये भी ऑप्शन हो, आपको टिक किसको करना है? आगा खा को ही टिक करना है। ठीक है ना? अब देखो, बात यहां तक क्लियर होती है। मुस्लिम लीग ने बहुत सारे काम किए, ठीक है। आगे चलकर मुस्लिम लीग जो है वो भारतीयों के साथ में भी होती है, परंतु यहां जैसे ही मुस्लिम लीग की स्थापना हुई है, ठीक है, मुस्लिम लीग की स्थापना हुई है, इससे अंग्रेज बहुत ज्यादा खुश हुए। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों को यह पता था कि कांग्रेस को खत्म करना तो संभव नहीं है, ठीक है, कांग्रेस को खत्म करना तो संभव नहीं है, परंतु कांग्रेस को तोड़ना बहुत आसान है। और मैं तो कई बार बच्चों को कहती हूं कि अंग्रेजों को यह भी पता था कि आप लोगों की, मतलब हिंदुओं की या भारतीयों की दुखती नस क्या है? वो है आपका धर्म। धर्म को लेकर तो आज भी लोग जो है वो बड़े से बड़ा दंगा फसाद कर देते हैं धर्म को लेकर, ठीक है। तो पहले वाले लोग तो आपसे ज्यादा उग्र थे, मान के चलो, धर्म को लेकर ज्यादा सेंसिटिव थे। तो पहले के जो लोग हैं, अगर उनसे कुछ भी काम करवाना था तो धर्म का नाम ले लो और उनसे कुछ भी करवा सकते हो। तो यहां अंग्रेज तो बहुत ज्यादा खुश थे। अब जो कांग्रेस है वो बट चुकी है, 3 हिस्सों में बट गई है। देखो, 3 हिस्सों में बट गई। 1907 में आते आते तो हम 3 हिस्सों में बट चुके हैं। अच्छा, एक बात तुम्हें ये और ध्यान रखनी है, इसकी मांग, ठीक है, मुसलमानों ने अलग होने के बाद, या कह सकते हैं बंगाल विभाजन के बाद, मुसलमानों ने अपनी सांप्रदायिक अलग से मांग कब रखी? 1 अक्टूबर 1906 को। किसके सामने? मिंटो के सामने। तो मिंटो ने ही आइडिया दिया था कि तुम भाई दल बना लो, तुम क्या करो, एक संगठन, एक संस्था अलग से बना लो, जिस तरह कांग्रेस है वैसे तुम भी बना लो। आइडिया देने वाला व्यक्ति यही था। आगा खान ने इस बात को मान लिया। अगले 30 दिसंबर को आपके यहाँ 30 दिसंबर 1906 ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई और पहला अधिवेशन उसी को मानते, दूसरा अधिवेशन अमृतसर को मानते। मुख्यालय कहां? अलीगढ़ में था और कुछ समय बाद में लखनऊ चला गया और वहीं स्थायी रूप में उसने काम किया है। ठीक है, स्पीड तो कम ही है। अच्छा, एक और बात आपको मुझे बतानी थी। मुझे ये बताओ, मुस्लिम लीग का पूरा नाम क्या था? मुस्लिम लीग का पूरा नाम क्या था? एग्जाम में आया हुआ है क्वेश्चन एक्चुअल में। मुस्लिम लीग का पूरा नाम बताओ मुझे। मुस्लिम लीग का पूरा नाम क्या था? ये 4 ऑप्शन आपके सामने एग्जाम में आया हुआ है, जहां तक मुझे ध्यान है। बताओ, 1 2 3 4। मुस्लिम लीग का पूरा नाम क्या था? पूरा नाम क्या था? मुस्लिम लीग का पूरा नाम क्या था? अखिल भारतीय मुस्लिम लीग। ठीक है, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग जो है वो उसका पूरा नाम है, ये ध्यान रखना, ये इसका पूरा नाम है, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग। अच्छा, मुस्लिम लीग का उद्देश्य क्या था? मुस्लिम लीग के उद्देश्य क्या थे? मुस्लिम लीग के क्या उद्देश्य थे? देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें तो आपके यहाँ सलीम उल्लाह जो थे ना, जिन्होंने इसकी स्थापना की थी, सलीम उल्लाह, ये जो थे ये बंगाल विभाजन के समर्थन में थे। बंगाल विभाजन के क्या थे बच्चों? ये समर्थन में थे, ये पूरे सपोर्ट में थे कि बिल्कुल सही किया आप लोगों ने, बंगाल को अलग से विभाजित कर दिया और इस तरफ बहुसंख्यक जो है वो मुसलमान है। ठीक है, तो अब जिस किसी को भी मुसलमान, अगर कोई यहां से परेशान होगा कहीं से भी, वो हमारे पास आ सकता है और हम इस प्रदेश की जनसंख्या को आराम से बढ़ाएंगे, फुलाएंगे। और ये जो एरिया है ये
मुस्लिम प्रधान होने के साथ में ही मुसलमानों को अधिकार और संरक्षण दिए जाएंगे। ठीक है। दूसरा इन्होंने क्या, इनका उद्देश्य क्या था? इनका उद्देश्य था, मुस्लिम लीग का उद्देश्य क्या था? मुस्लिम लीग का उद्देश्य था अंग्रेजों, ठीक है, अंग्रेजों में निष्ठा बनाए रखना या अंग्रेजों के प्रति निष्ठा रखना। मुस्लिम लीग जो है वो उसका एकमात्र उद्देश्य क्या था कि आपके यहाँ जो अंग्रेज कर रहे हैं, क्योंकि अंग्रेजों ने आइडिया दिया, अंग्रेजी उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं, बात को सुनना, अंग्रेजों ने आइडिया दिया, अंग्रेजी उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं, तो मुस्लिम लीग जो है वो कहती है अंग्रेजी है जो हमारे करते धरता, अंग्रेजी है जो भी है हमारे करता धरता। तो मुस्लिम लीग जो है वो अंग्रेजों के प्रति बहुत ज्यादा निष्ठावान हो गए थे और इन्होंने बाकी जो मुसलमान है उनमें भी अंग्रेजों के प्रति निष्ठा भरने का काम किया। मतलब मुस्लिम लीग जो है एक ऐसा समय था, मुस्लिम लीग अंग्रेजों के बारे में कुछ भी नहीं कहती थी, वो कहती थी जो भी है अंग्रेजी है, इन्होंने जो किया वो बिल्कुल सही किया। बंगाल विभाजन के समर्थन में उनके द्वारा और भी अगर कोई काम किए गए हैं ना तो वो सारे बिल्कुल इनके समर्थन में थे। अगला मुस्लिम लीग का उद्देश्य था मुसलमानों के राजनैतिक, ठीक है, मुसलमानों के राजनीतिक अधिकारों की रक्षा करना, मुसलमानों के राजनैतिक अधिकारों की रक्षा करना, राजनीतिक अधिकारों की क्या करना, रक्षा करना। इसी के साथ में मुसलमानों को लेकर, मुसलमानों को नौकरियों में ले रखकर आरक्षण दिए जाए, मुसलमानों को विशेष प्रावधानों के तहत कुछ ना कुछ विशेष अधिकार दिए जाए, ठीक है, और विषय आपके जो मुसलमान हैं उनकी मांगों को रखने के लिए एक मंच चाहिए होता, मुसलमानों की मांगों को रखने के लिए एक मंच था और उस मंच को ही क्या कहा गया, मुस्लिम लीग कहा गया। बात यहां तक क्लियर होती है? ठीक है, ये मुस्लिम लीग के क्या थे, उद्देश्य थे, ये उद्देश्य थे। अब इन उद्देश्यों में अगर मैं आगे बात करती हूं तो हुआ क्या, देखना, ये तो उद्देश्य थे और इन उद्देश्यों को पंख लगाने का काम किसने किया, अंग्रेजों ने किया। पंख कैसे लगाए इस उद्देश्य को? इस उद्देश्य को पंख लगाने के लिए गौर से सुनना क्या होता है, बंगाल विभाजन हो गया, बंगाल विभाजन होने के बाद में अब अंग्रेजों के सामने एक बहुत बड़ी समस्या थी कि भाई हमने नरम गरम मुसलमान इन सबको अलग अलग तो कर दिया। गौर से सुनना, अंग्रेजों ने क्या कहा, नरम मतलब जो उदारवादी है, उग्रवादी है, उन्हें कर दिया, मुसलमान हिंदू को अलग कर दिया। हमने अलग तो कर दिया इन्हें, पर एक बहुत अच्छी बात बताऊं मैं, मुस्लिम लीग चाहे बनी हो, मुस्लिम लीग चाहे बनी हो, परंतु आपके यहाँ बहुत टाइम तक, लगभग 1935-37 से लगभग 1937-38 तक है ना, मुसलमान जो थे वो सब के सब कांग्रेस के पक्ष में थे। मुस्लिम लीग जो है वो इतने ज्यादा समर्थन में नहीं आई थी। मुस्लिम लीग में बहुत कम व्यक्ति थे, मुस्लिम लीग में बहुत कम व्यक्ति थे, यहां तक कि कहते हैं अली जिन्ना, ठीक है ना, अली जिन्ना तो इतने होशियार आदमी थे कि मुस्लिम लीग में भी थे और कांग्रेस में भी थे, दोनों में शामिल थे वो, ठीक है ना। ऐसे बहुत सारे व्यक्ति थे जो कांग्रेस को छोड़ना नहीं चाहते थे, क्योंकि उन्हें पता था मुस्लिम लीग जो है वो एक संप्रदाय विशेष पर काम करती है, ठीक है, एक धर्म विशेष पर काम करती है, परंतु कांग्रेस ऐसा कोई काम नहीं करती है। ये हमारे हिंदू, आपके हमारे यहाँ के मुसलमानों की सबसे बड़ी खास बात थी, उस वक्त जो है वो सारे मुसलमान मुस्लिम लीग में शामिल नहीं हुए थे, कुछ एक ही गए थे, परंतु एक संस्था तो बनी गई ना, एक संस्था तो बनी गई। अब बात यह आई कि अंग्रेजों ने कहा कि भाई इनको अलग अलग तो कर दिया, ये कभी भी एक साथ हो सकते क्योंकि एक ही खेत की मूली है, सब एक ही खेत की मूली है, तो सब लोग क्या हो सकते हैं, इकट्ठा भी तो हो सकते हैं वापस। इन्हें अलग अलग कर दिया जाए, मतलब जो आग हमने लगाई है उसमें और घी डाला जाए और उसको और भड़काई जाए, और घी डाला जाए और भड़काई जाए, और इनको इतना ज्यादा अलग कर दिया जाए कि ये कभी एक साथ हो ही नहीं सके। देखो क्या किया इन्होंने, इन्होंने ये कहा कि इन तीनों को अलग करने के लिए कुछ ऐसा किया जाए कि ये कभी आगे चलकर एक हो ही नहीं पाए और हमेशा अलग अलग ही रहें। हमेशा अलग अलग रहेंगे तो फूट करो और राज करो, अलग रहेंगे तो वो हमारे लिए शक्तिशाली या हमारे लिए खतरा उत्पन्न नहीं होंगे, हम शक्तिशाली रहेंगे, जैसा होगा हम काम करेंगे। अब देखना क्या किया, अंग्रेज बड़े होशियार थे। अब आप कहोगे मैडम तारीफ मत करो, तारीफ करनी कैसे, सुनो क्या किया उन्होंने। इधर तो कांग्रेस है और एक इधर आपकी मुस्लिम लीग है, ठीक है।
अब फिलहाल इनके सामने दो बड़े दल हैं। अब अंग्रेजों से कहा, भी अंग्रेजों ने दिमाग दौड़ाया, इन्हें अलग अलग तब रख सकते हैं जब इनकी मांगों को हम स्वीकार करें। कैसे? मुस्लिम लीग जो है, अगर हम इस मुस्लिम लीग की बात को माने, इनको समर्थन कर दें, भी ये कुछ कर तो सकते ही नहीं है, क्योंकि वैसे देखा जाए तो अल्पसंख्यक ही है पूरे भारत में, कर तो कुछ सकते नहीं है। और फिलहाल हमारे मतलब अंग्रेजों के प्रति बहुत ज्यादा निष्ठावान है, इनकी निष्ठा अंग्रेजों के प्रति खत्म नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इनकी निष्ठा जो है वो अंग्रेजों के प्रति खत्म नहीं होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए। इसलिए उन्होंने क्या किया, आपके यहाँ मार्ले मिंटो वाला जो अधिनियम है ना, अभी पढ़ेंगे थोड़ा सा, हालांकि मैं इसको पॉलिटिकल में काफी अच्छे से समझा चुकी हूं। ठीक है, काफी अच्छे से समझा दिया मैंने, बट यहां थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, ज्यादा डिटेल में नहीं लेंगे। उसमें वो क्या करते हैं, मार्ले मिंटो अधिनियम जो आता है उसमें अलग से देखो पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन, मतलब पृथक मुस्लिम सांप्रदायिक निर्वाचन का अधिकार देते हैं। यूं मान के चलो, कहते हैं लगभग कई किताबों में 5 लिखा आता है, कई जगह 6 लिखा हुआ मिलता है। आगे समझाऊंगी। लगभग 5 या 6 सीटें जो थी उन पर मुसलमान ही जो है वो प्रतिनिधि के रूप में खड़े हो सकते हैं, और तो और उन प्रतिनिधियों को वोट भी केवल मुसलमान ही देंगे, हिंदू नहीं दे सकते। ठीक है, ये खास बात थी इस चुनाव की। तो इन्होंने क्या किया, मुस्लिम लीग का समर्थन या मुस्लिम लीग की जो निष्ठा है वो बनी रहे, इसलिए उन्होंने मार्ले मिंटो अधिनियम में पृथक मुस्लिम सांप्रदायिक निर्वाचन की पद्धति जो है वो लागू कर दी थी। ठीक है, अब जब बात आती है कांग्रेस की, तो कांग्रेस में यहां ये नरम दल और ये गरम दल। तो अंग्रेजों ने कहा क्यों ना इसकी बात मान ली जाए, इसकी कुछ मांगों को स्वीकार कर लिया जाए, ताकि ये तो वैसे भी कुछ नहीं कर सकता। देखो, अगर कमजोर इंसान को तुम उठाने की कोशिश करोगे तो वो तुम्हारे लिए कोई खतरा बनेगा नहीं। जो नरम दल, ये जो व्यक्ति हैं, जो उदारवादी हैं, अगर हम इनकी मांगों को स्वीकार भी कर ले तो कोई बड़ी मांगे तो इनकी वैसे भी नहीं है, छोटी मोटी मांगे हैं, इनको स्वीकार कर लेते हैं, ये तो खुश हो जाएंगे। और अगर ये बढ़ भी जाते हैं, अगर ये खुश भी हो जाते हैं, तो ये कभी भी अंग्रेजों का कुछ बिगाड़ सकते नहीं है। ठीक है, कुछ बिगाड़ सकते नहीं है। तो एक काम करो, इसका सपोर्ट करो और इसका सपोर्ट करो, और ये वैसे ही खत्म हो जाएंगे, ये वैसे खत्म हो जाएंगे। 1908 में तो बाल गंगाधर तिलक को तो सजा जेल में भिजवाई दिया था। 1907 में आपके लाला लाजपत राय को वर्मा निर्वासित कर दिया था। ठीक है, वर्मा से निर्वासित कर दिया था। तो एक तरह से इनका अस्तित्व तो खतरे में था ही था। इनकी बात मान ली। अंग्रेजों को कितने होशियार, अगर इन दोनों में से सपोर्ट किया तो किसको किया, मुस्लिम लीग को सपोर्ट किया। अगर इन दोनों को सपोर्ट करने की बात आई तो किसको सपोर्ट किया, नरम दल को सपोर्ट किया, क्योंकि ये कमजोर था। कमजोर का अगर सपोर्ट करके उसको अगर उठा भी लोगे तो कभी भी वो आपको टक्कर नहीं दे पाएगा। कितने होशियार। देखो, अंग्रेज यहां से खेलते थे, अंग्रेज कहां से खेलते थे, यहां से खेलते थे। अब आगे देखो, और हम कितने बेवकूफ, पहले तो बटे हिंदू मुस्लिम के नाम पर और फिर बट गए अपने अपने विचारों के आधार पर। अब 1909 का मार्ले मिंटो अधिनियम, मैं फिर कह रही हूं तुम लोगों को, मार्ले मिंटो अधिनियम जो है वो मैंने डिटेल से पॉलिटिकल साइंस में करवा दिया है, यहां उतना डिटेल से नहीं ले रही। यहां मैं केवल और केवल, ठीक है, केवल और केवल अपने काम की जो चीजें हैं मार्ले मिंटो अधिनियम में उसी को डिस्कस करूंगी, ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं लेने वाली। मार्ले मिंटो अधिनियम, इसके बाद आता है मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। ठीक है, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909। अच्छा, इसका अगर रियल नाम हम देखते हैं, इसका रियल नाम क्या था बच्चों, अगर इसके रियल नाम की बात करें तो इसका रियल नाम था भारत परिषद अधिनियम, भारत परिषद अधिनियम 1909। ये इनका क्या था, ये इसका रियल नाम था। मार्ले मैं तुम्हें पहले ही बता चुकी हूं, मार्ले जो थे वो भारत सचिव के पद पर थे, और मिंटो जो थे वो क्या थे, ये क्या थे, वायसराय थे। इन्होंने क्या किया, बात को सुनना, ब्रिटेन में जब ये बात गई कि भाई साहब भारत में फिलहाल ये हलचल चल रही है और भारत में कुछ ना कुछ ऐसा करो ताकि ये लोग अलग अलग रह जाएं, तो ब्रिटेन में एक समिति बनाई जाती है। ठीक है, ब्रिटेन में एक समिति बनाई जाती है, और इस समिति की सिफारिश पर, गौर से सुनना क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, ये हिस्ट्री के रूप में देखा जाए तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
ठीक है, हिस्ट्री के रूप में देखा जाए तो इंपॉर्टेंट है कि ब्रिटेन में क्या होता है, जब ब्रिटेन में मिंटो जाकर ये बात कहता है कि भाई वहां तो ऐसा कुछ चल रहा है, अब आप देख लो आपको क्या करना है, तो आप एक काम करो, फटाफट एक अधिनियम भेजो संवैधानिक रूप में, जिसमें नरम दल और मुसलमानों के लिए कुछ विशेष बातें हो, ताकि भारत में थोड़ी सी शांति बनी रहे, हम काम कर ले। इस आधार पर क्या करते हैं, ब्रिटेन में एक समिति बनती है, ठीक है, ब्रिटेन में एक समिति बनती है, और समिति का नाम क्या होता है, समिति की अगर हम बात करें तो समिति का नाम है अरुडले कमिटी, या समिति कह सकते हैं, एक ही बात है, अरुडले कमिटी। इस कमिटी की सिफारिश के ऊपर यह सुधार अधिनियम लाया जाता है, ठीक है। और इस कमिटी की सुधार के इस अधिनियम में क्या क्या प्रावधान थे, अगर हम सबसे पहले बात करें तो आपके यहां एक केंद्रीय विधानमंडल थी। क्या थी, केंद्रीय विधानमंडल थी। देखो यूं समझना, इसको शासन को समझो, भारत में शासन कैसे चलता था, दो चीजों से, एक तो इधर होते थे वायसराय प्लस वायसराय की कार्यकारिणी, जो काम करने वाले व्यक्ति होते थे, ठीक है, वायसराय और वायसराय के कार्यकारिणी। लगभग एक वायसराय होता था और इसके साथ में 8 इसके सदस्य होते थे, लगभग ये 9 व्यक्ति होते थे, ये अलग काम कर रहे हैं। और इधर आपके यहाँ, जैसे कि यहाँ आपके यहाँ इधर बना दी केंद्रीय विधानमंडल, केंद्रीय विधानमंडल, ठीक है, ये इधर क्या बना दी, केंद्रीय विधानमंडल। और केंद्रीय विधानमंडल में पहले सदस्य कितने थे, 16। अब क्या किया, इस अधिनियम के द्वारा 16 से संख्या बढ़ाकर कितनी कर दी बच्चों, 60। ये मांग थी, ये जो नरम दल थे ना, उनकी मांग थी कि जो केंद्रीय विधानमंडल है, जो केंद्रीय विधानमंडल है, उस केंद्रीय विधानमंडल की संख्या बढ़ाई जाए। तो बिल्कुल उनकी मांगों को माना गया है, मानकर विधानमंडल में 16 की बजाय सदस्य कितने कर दिए, 60 कर दिए। सदस्य कितने कर दिए, 60 कर दिए। अब देखना, 60 में से कुछ तो थे शासकीय, जो कि सीधे की सीधे अंग्रेजों द्वारा मनोनीत होते थे, और कुछ थे गैर शासकीय। कुछ क्या थे, गैर शासकीय। अब गैर शासकीयों में सुनना, गैर शासकीयों में 32 जो थे ना, इन 32 में से 5 क्या होंगे, 5 सीटें। देखना, इन 32 सीटों में से ये निर्वाचित थे, ठीक है, ये निर्वाचित थे। तो इन निर्वाचित में से अगर हम बात करते हैं तो 5 सीटें जो थी वो मुसलमानों के लिए थी। वो किसके लिए थी, मुसलमानों के लिए। और कुछ किताबों में 6 भी मिलती है, तो कंफ्यूज मत होना, ये केवल बुक का डिफरेंस है और कुछ नहीं है, ठीक है। अब देखो, बात को यहां इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मत करो। तो एक तो विधानमंडल थी, एक वायसराय था। विधानमंडल में उन्होंने क्या किया, विधानमंडल में उन्होंने संख्या बढ़ाई, पहला काम किया 60 कर दी, ठीक है। और दूसरा काम क्या किया, दूसरा काम उन्होंने ये किया कि उसमें 5 जो सीटें थी ना, वो मुसलमान संप्रदाय के लिए अलग से कर दी। तो दूसरी बात इसमें क्या है, पृथक मुस्लिम सांप्रदायिक निर्वाचन। और लगभग देखा जाए तो आपके केंद्रीय विधानमंडल में लगभग 5 या 6, ठीक है ना, 5 जो सीटें हैं वो 5 सीटें केवल और केवल किसकी होंगी, मुसलमानों की होंगी। देखो, ये सांप्रदायिक निर्वाचन कैसे कहलाया, इसलिए कहलाया क्योंकि 5 सीटों पर खड़े भी मुसलमान होंगे और उन्हें वोट भी मुसलमान देंगे। आपके यहाँ आज भी तो आरक्षित सीटें जो है वो आज भी है। उनमें क्या होता है भाई, अगर आपके यहाँ एससी द्वारा कोई आरक्षित सीट है तो एससी वाला व्यक्ति उस सीट पे खड़ा हो सकता है, बाकी उसको वोट तो सब दे सकते हैं ना, ओबीसी वाला भी दे सकता है वोट। पर यहाँ उन्होंने देखो कितना बड़ा भेदभाव किया, कितनी बड़ी जो लाइन है वो आप लोगों के बीच में उन्होंने खींच दी। क्या किया उन्होंने, पृथक मुस्लिम सांप्रदायिक निर्वाचन, जिसमें मुसलमान प्रतिनिधि ही खड़े होंगे और उन्हें वोट भी मुसलमान प्रतिनिधि ही देंगे। अरे बोले ये क्या किया, अब बोला कर दिया, मुसलमानों को अलग रखने की ट्रिक थी ये। अच्छा, तीसरी बात जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट थी वो क्या थी, वायसराय की, अभी बताया ना मैंने, वायसराय की जो कार्यकारिणी थी, वायसराय की जो कार्यकारिणी थी, उस वायसराय की कार्यकारिणी के अंदर एक भारतीय को निर्वाचित किया गया और उस भारतीय का नाम क्या था, एसपी सिन्हा। उस भारतीय का नाम क्या था, एसपी सिन्हा, ठीक है। ये भी नरम दल की एक वो थी, डिमांड थी। वहीं आपके यहाँ एक और बात सुनो, एक और बात सुनो, क्या आपके ब्रिटेन में भारत परिषद थी,
भी ब्रिटेन में जो भारत सचिव था ना, उसकी मदद करने के लिए क्या थी बच्चों? ठीक है, भारत, बात को समझा, भारत परिषद थी। किसके? ब्रिटेन के अंदर भारत सचिव की सहायता करने के लिए भारत परिषद थी। उस भारत परिषद में दो भारतीयों को मनोनीत किया गया या दो भारतीयों को नियुक्त किया गया। ठीक है, दो भारतीय जो है वो नियुक्त होते हैं, जिनमें एक का नाम है के गुप्ता और एक का नाम है सैयद हुसैन। ठीक है, दो भारतीय थे, एक तो था के गुप्ता और एक था सैयद हुसैन। सैयद हुसैन बलग्रामी नाम था, सैयद हुसैन बलग्रामी। ठीक है, ये जो दो व्यक्ति हैं, ये दोनों व्यक्ति भारत परिषद में दो भारतीय थे। वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में पहली बार भारतीय था, कौन बना? एसपी सिन्हा। ठीक है, मुसलमानों को अलग से पृथक निर्वाचन दिया, केंद्रीय विधानमंडल की संख्या 16 से बढ़ाकर 60 कर दी। ये तो मुसलमानों को खुश करने के लिए। ठीक है, और ये तीनों चीजें थी, ये थी नरम दल को खुश करने के लिए। अब सोचो आप, मार्ले मिंटो जो सुधार अधिनियम है उसमें सुधार कम और अंग्रेजों की रणनीति ज्यादा है कि भाई नरम गरम और मुसलमानों को अलग ही रखा जाए, ये कभी भी एक साथ एकजुट न हो पाए। बात को समझ लिए। अब मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम आता है, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम को लागू किया जाता है और नरम दल बहुत खुश होता है। अरे वाह वाह वाह, क्या बात है, मतलब हमारी मांगों को स्वीकार किया गया, हमारी मांगों को स्वीकार किया गया। ये सब लोग खुश थे। मुसलमान खुश थे कि वाह, हमें अलग से विशेष अधिकार मिले, सांप्रदायिक निर्वाचन, मतलब चुनाव जो है वो मुसलमानों के लिए फिक्स सीटें हो गई और उन पर केवल मुस्लिम ही वोट दे सकते हैं। मतलब एक तरह से मान के चलो वो अपने आप को स्पेशल समझने लग गए थे कि हमारे लिए विशेष अधिकार आए हैं। और मुसलमान जो है वो इसके बाद में अंग्रेजों के प्रति और ज्यादा निष्ठावान हो गए कि अंग्रेज तो जो भी करते हैं वो हमारे भले के लिए ही करेंगे। पर आगे चलकर कहते हैं ना, अपने पैर पर कुल्हाड़ी खुद ही मार लेता है व्यक्ति। तो अंग्रेजों ने आगे चलकर कुछ ऐसा किया जिससे जो है वो मुस्लिम लीग जो है वो वापस जो है वो अंग्रेजों के खिलाफ हो गई। ऐसा क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, ये कल की क्लास में देखेंगे कि कल ऐसा क्या हुआ, कल नहीं मतलब इतिहास में ऐसा क्या हुआ जिससे मुस्लिम लीग जो अंग्रेजों की इतनी बड़े फैन थी, इतना विश्वास था उसे, इतनी निष्ठा थी, ठीक है, और वो सारी खत्म हो गई। और खत्म होकर 1916 में कांग्रेस जो है वो मुसलमानों से अलग होकर मुस्लिम लीग जो है वो अंग्रेजों से अलग होकर वापस कांग्रेस के साथ में उसने हाथ मिला लिया। ऐसी कौन सी घटना थी जिसने मुसलमानों को वापस कांग्रेस के साथ में या मुस्लिम लीग को कांग्रेस के साथ खड़ा कर दिया था? लखनऊ समझौते के पीछे क्या रीजन था? क्योंकि इतिहास में बेटा कुछ भी घटता है ना तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण और कोई ना कोई लॉजिक होता है। बिना किसी कारण और बिना किसी लॉजिक के जो है वो कुछ भी होना संभव नहीं है। ठीक है ना। अब देखो यहां तक बात समझ में आ गई। ये जहां तक है मैंने इसको समझाने की पूरी कोशिश की है। बंगाल विभाजन के बाद में आपने 3 अधिवेशन देखे, 3 अधिवेशन के बाद आपने मुस्लिम लीग को देखा है और अब मुस्लिम लीग के बाद में कल का जो हमारा टॉपिक है वो उससे आगे आपके जैसे एक तो दिल्ली दरबार है, ठीक है, दिल्ली दरबार है। होम रूल आंदोलन भी अगर कल हम शुरू कर लेंगे